तो दोस्तों शुरू करते हैं कांटों की उपहार के इस सीरीज में 5वें भाग से आगे की भाग की कहानी, जिनकी लेखक है राम। सुबह का समय था। एक काफिला कृष्णा नगर से कुछ दूर जाकर ठहरा। 6 घोड़ों की बग्गी टमटम, सारे के सारे घोड़े सफेद थे, जिनका रंग धूप में दूध के समान चमक रहा था। बग्गी को फूलों द्वारा सजाकर रास्ते में हर पल इन पर पानी छिड़का जा रहा था, ताकि कृष्णा नगर पहुँचते पहुँचते ये मुरझा न जाए या इसकी मुस्कान में कमी न आ जाए। कुछ एक घुड़सवार सादी वर्दी में सुसज्जित बग्गी के आगे पीछे खड़े थे। ऐसा लगता था मानो यह शाही काफिला किसी राजकुमारी को लेने के लिए वहां पहुंचा। राजा विजयभान सिंह ने अपनी वापसी के शानदार स्वागत का प्रबंध भी राजमहल के कार्यकर्ताओं को आज्ञा देकर पूरा कर दिया था। तुम लोग यहीं प्रतीक्षा करो। दूर तक दृष्टि दौड़ाने के बाद राजा विजयभान सिंह ने अपने काफिले को आज्ञा दी। फिर प्रताप सिंह की ओर मुड़े, तुम मेरे साथ आओ। घोड़ों को एड़ लगाकर वे लोग आगे बढ़े। एक टीले पर चढ़कर उन्होंने कुछ दूर तक दृष्टि डाली। छोटा सा गांव कल के समान आज भी गंवार तरीके से व्यस्त था। कल वह मुझे यही मिली थी। नीचे एक पगडंडी पर निहारते हुए राजा विजयभान सिंह ने बहुत भावुक होकर कहा, कल इसी जगह मैंने उसके सुंदर हाथों को अपने हाथों में थामा था, उससे अपने दिल का भेद कहा था, तो वह तड़प उठी थी। मेरी तड़प देखकर उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे, वे आंसू जो मेरी आंखों में आकर मोती बन गए थे। मैंने उन मोतियों को संभाल कर अपने दिल में बसा लिया था। प्रताप सिंह ने राजा विजयभान सिंह की बात सुनी तो दिल भर आया। अब देर ही कितनी थी राधा को पाने में। उसने पूछा, हमारी होने वाली महारानी कहाँ मिलेगी महाराज? अभी हम पता लगाते हैं, उन्होंने कहा, और टीले से उतरकर गांव की ओर बढ़ गए। वह यहीं कहीं रहती है। प्रताप सिंह उनके पीछे पीछे हो लिए। उसके मालिक को अपने प्यार पर कितना विश्वास था। दोनों घोड़े पर सवार बस्ती में पहुंचे तो यहाँ हलचल मच गई। छोटे छोटे बच्चे पीछे हो लिए। औरतें अपनी अपनी खिड़कियों से झांकने लगी। पुरुष बाहर आकर खड़े हो गए। उसके बारे में कुछ न जानते हुए भी उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर वे झुक झुक कर सलाम करने लगे। एक स्थान पर पहुंचकर राजा विजयभान सिंह ने अपने घोड़ों की लगाम खींची तो अपने घोड़े पर से प्रताप सिंह नीचे उतर गया। एक बूढ़ा आदमी बहुत गौर से इन्हें देख रहा था। वह उसी के पास पहुंचा। बाबा, यहाँ कोई राधा नाम की लड़की रहती है? उसने पूछा। राधा? हाँ, बीच में अपने घोड़े पर बैठे बैठे राजा विजयभान सिंह ने कहा, जो बाबा हरिदयाल की पोती है। दोनों अभी कुछ ही दिन पहले रामगढ़ से यहाँ आकर बसे। कहीं आप उस आदमी का वर्णन तो नहीं कर रहे हैं जो मूर्तियां बनाता है? हाँ हाँ बाबा, वही, बिल्कुल वही। लगभग दोनों ने अपनी एक साथ उत्तर दिया। वे लोग यहाँ से चले गए? चले गए? कहाँ? प्रताप सिंह ने चौंक कर पूछा। राजा विजयभान सिंह के दिल पर बिजली गिर पड़ी। वह झट घोड़े से नीचे कूद पड़ा। कहाँ चले गए? उन्होंने पूछा। कुछ पता नहीं। अपने जाने की उन्होंने किसी को खबर नहीं दी, लेकिन कल दिन तक वो राधा यहीं पर थी। हाँ, और कल रात में ही उन्होंने चुपके से गांव छोड़ दिया। इस बात का पता हमें कल रात लगभग 9 बजे चला, जब मेरी पत्नी उन दोनों के लिए रोटी लेकर गई थी। रोटी? हाँ, कई दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। हम उनकी मदद करना चाहते थे, परंतु उन्होंने कई मुफ्त की वस्तु स्वीकार नहीं की। इसलिए मैंने उनसे भगवान कृष्ण की एक मूर्ति खरीद ली और फिर दिन में स्वयं ही खाना बनाकर उन्हें देने चला गया था। राधा को तो ज्वर था, फिर भी जाने क्यों वे यहाँ से चले गए। उस बुढ़े ने आश्चर्य प्रकट किया। ओह! राजा विजयभान सिंह के दिल पर बिजली गिर पड़ी। उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया। शायद चक्कर आ गया था। आंखें छलक आई, मानो स्वयं ही बोले, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। राधा कहीं नहीं जाएगी। मैं उसे ढूंढ कर ही दम लूंगा। गांव गांव, बस्ती बस्ती, शहर शहर, देश विदेश, जहां भी कहीं वह गई होगी, मैं उसे बस ढूंढ निकालूंगा। उसकी तलाश में अपने जीवन की सारी पूंजी गंवा दूंगा, परंतु उसे पाकर ही दम लूंगा। उसके होठों से तड़पती एक आह निकली। प्रताप सिंह से उसकी अवस्था देखी नहीं गई। आगे बढ़कर उसने उन्हें कमर से सहारा दिया।
एक मित्र के समान, एक भाई के समान। फिर एक दूसरे से हाथ से दोनों घोड़े की लगाम थामकर वह वापसी की ओर लौट पड़ा। राजा विजयभान सिंह के दिल पर बर्छियां चल रही थी। प्रताप सिंह के सहारे वह लड़खड़ाते कदमों से चलने लगे। गांव के लोग और अधिक संख्या में एकत्र हो चुके थे। सभी की दृष्टि इन दोनों पर स्थिर थी और चकित। सहसा राजा विजयभान से रुककर अपने घोड़ों की लगाम थामते हुए बोले, प्रताप, इससे भगवान कृष्ण की मूर्ति खरीद लो। वह आगे बढ़ गए। प्रताप सिंह पीछे पलट गया। जब अपने अरमानों की लाश उठाए वह अपने सिपाहियों समेत वापस पहुंचे तो राजमहल एक कब्रिस्तान के समान उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह अंदर प्रविष्ट हुए और जाकर राजमहल के तालाब के किनारे बैठ गए। पत्थर की मूर्ति, पत्थर की कुर्सी पर पानी की सतह पर पहले से ही फूलों की पंखुड़ियां तैर रही थी। राधा के स्वागत में उन्होंने उसके अंदर इत्र भर दिया था। इसकी सुगंध से राजमहल, उसके आसपास तथा दूर दूर तक वातावरण सुगंधित था। पानी के प्रतिबिंब में उन्होंने देखा एक हल्की हल्की छाया उभर रही है। अपने मस्तिष्क का सहारा लेकर उन्होंने इस छाया को पानी की सतह पर जल परी के समान उभरते देखा। राधा अपनी लटों को किस सुंदरता से लपेटकर उसने पानी पर तैरते एक फूल को चुनकर टांग लिया था। फूल की भींगी पंखुड़ियों पर शबनम के आंसू थे। सतह के अंदर उसका सफेद शरीर पानी से मिलजुल कर भूरा भूरा प्रतीत हो रहा था। राजा विजयभान सिंह और अधिक सहन नहीं कर सके। झट खड़े होकर उन्होंने छलांग लगा दी और तभी उसकी चेतना जागी। प्रताप सिंह समीप ही खड़ा उनकी इस अवस्था को बहुत गौर से देख रहा था। कूदकर उसने झट अपने मालिक को संभाल लिया। ऐसा न हो कि राजा विजयभान सिंह अपने मस्तिष्क का संतुलन खोकर जान गंवा बैठे। राजा विजयभान सिंह जब बाहर निकले तो प्रताप सिंह के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़े। ऐसा लगता था मानो राधा की जुदाई अब और अधिक उनसे सहन नहीं होगी। प्रताप सिंह उनकी सिसकियों में सम्मिलित होकर स्वाभाविक तौर पर रो पड़ा। दिन बीतते गए। राजा विजयभान सिंह ने अपने ऊपर काबू किया और राधा की खोज में दूर दूर तक आदमी भेजे, परंतु उनका कहीं पता नहीं चला। उन्होंने सूचना अखबार में भी देनी चाहिए, परंतु फिर कुछ सोच कर रुक गए। इसमें उनकी ही नहीं राधा की भी बदनामी थी और फिर उसने घबरा कर तंग आकर वह और भी दूर भाग जाएगी। उनके लिए वह यह बात बैठती चली गई कि उनके दिल में यह बात बैठती चली गई कि उनसे राधा घृणा करती है, उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगी। क्षमा क्यों करेगी? वह तो कातिल है। उसकी मासूम बहन को, उसके पिता के, स्वयं उनके अरमानों का खून उसने कर दिया था। राधा अब उसकी सूरत भी देखना नहीं चाहती है और इसलिए वह चुपचाप कृष्णागर नगर छोड़कर चली गई। उनके दिल की दुनिया ही लूट गई, सदा के लिए वीरान हो गई। फिर भी उन्होंने आस नहीं छोड़ी। राधा की वह अंतिम भेंट थी, वह भेद भरी खामोशी, उनकी बातों के उत्तर में उसकी पलकों का भीग जाना, सारी बातें सुलगते दिल के कोने में अवश्य ठंडे पानी के छींटे मार देती थी और तब उन्हें एक शांति मिलती, एक तसल्ली, एक आस मिलती। शायद राधा उन्हें क्षमा कर दे, शायद वह उन्हें अपने समक्ष पाकर ठुकराने का साहस नहीं करेगी, शायद उनकी तड़पती हुई अवस्था को देखकर उसे उन पर रहम आ जाए। फिर भारत का सबसे सुंदर दिन भी आया, ऐसा सुंदर और महत्वपूर्ण दिन जब भारत ने दोबारा जन्म लिया। 15 अगस्त 1947 भारत का यह ऐतिहासिक दिन कभी नहीं भुलाया जाएगा। राजा महाराजाओं के दिन समाप्त हुए और एक नया संसार उत्पन्न हुआ। गरीब जनता को, किसानों और मजदूरों को जीवन मिला तो कुछ एक राजाओं महाराजाओं को मौत ही मिली। केवल कुछ एक देशभक्त राजाओं को इस स्वतंत्रता की दिली प्रसन्नता थी। भारत के चप्पे चप्पे पर खुशियां मनाई जाने लगी, देहातों में भी मिठाइयां बांटी गई। राजा विजयभान सिंह अपने राजमहल की पिछली बालकनी में खड़े नीचे नहाने के तालाब को देख रहे थे, जिसकी सतह पर समीप के वृक्षों की छाया कांप रही थी। आज का दिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, दूसरे देशभक्त नेताओं से कुछ अधिक ही। ऐसा इसलिए था क्योंकि आज उनका खुद का जन्मदिवस भी था। माँ बाप के जीवन में सदा ही उन्होंने चढ़ावा दिया था, गरीबों को मिठाइयाँ, भोजन तथा कपड़े।
यदि वह विदेश में रहते तो उनकी अनुपस्थिति में उनके माता पिता यह काम कर दिया करते। लाड़ प्यार से पाले हुए एकमात्र बेटे के लिए लंबी आयु की कामना ममता की पुकार है। राजा विजयभान सिंह की खुशी थी कि अब वह सभी मनुष्यों को बराबर समझा जाएगा, हर एक को उनके जीने का पूरा अधिकार मिलेगा। प्रताप समीप खड़े मंत्री को उन्होंने कहा, गरीबों को खाना और कपड़ा बांटा जा चुका है। महाराज, प्रताप सिंह ने कहा, हम जानते हैं आपका दिल उदास है, लेकिन फिर भी इस बात का अनुमान किसी को नहीं होगा कि वह आपके जन्म दिवस के इनाम से वंचित है। आपकी आज्ञा नहीं थी, होती तब भी ऐसा हम कर चुके होते। शाम को लोक नृत्य का पूरा प्रबंध है, रात होते ही यह राजमहल दुल्हन के समान जगमगा उठेगा। प्रताप राजा विजयभान सिंह ने दूर ताड़ के वृक्षों पर दृष्टि डाली और बहुत गंभीर होकर कहा, भारत स्वतंत्र हो चुका है, अब हम राजा नहीं रहे, हमारी निजी प्रजा भी नहीं रही, अब तुम भी स्वतंत्र हो। तुम्हारी निस्वार्थ सेवा के लिए हम जीवन भर एहसानमंद रहेंगे। खजाना घर तुम्हारे लिए खुला है, तुम जितनी दौलत चाहते हो ले लो। मेरे दिल में तुम्हारी एक याद, तुम्हारी एक भाई के समान स्थिर रहेगी। मैं चाहता हूँ प्रताप, अब मैं सदा के लिए यहाँ से कहीं और चला जाऊँ, दूर, बहुत दूर। इस महल की दीवारें मुझे काट खाना चाहती। कुछ पल तक विजयभान सिंह को उत्तर नहीं मिला तो वह पीछे पलटा। उन्होंने देखा प्रताप सिंह की आंखों में आंसू थे। विजयभान सिंह का दिल तड़प कर रह गया। आगे बढ़कर उन्होंने प्रताप सिंह की बाहें थाम ली। प्रताप, उन्होंने कहा। महाराज, प्रताप सिंह की भर्राई आवाज में बोला, क्या भारत के स्वतंत्र होने से मैं इस योग्य नहीं रहा कि आपकी छाया बनकर साथ दूं? मेरे पास अब बचा ही क्या है? एक बहन थी रूपा, आपकी दया से अब वह उसके पास बहुत कुछ है। आपने उसे इतनी दौलत दे दी है कि यदि 7 पुस्तक भी बैठकर खाएगा तो उसका घराना खाता रहेगा तो भी दौलत समाप्त नहीं होगी। वह और उसका पति आपको साक्षात देवता मानते हैं। आपके इस प्रकार चले जाने से उसका भी दिल टूट जाएगा। वह तस्वीर जिसे आप इटली से लेकर आए थे, जो आपको बहुत अधिक पसंद थी और इस महल के सामने वाले कमरे की शोभा भी थी, उसे देखकर तो वह समझती है कि उसे आपके दर्शन प्राप्त हो गए। वह तस्वीर उसे बहुत पसंद थी। राजा विजयभान सिंह ने कहा, एक बार जब तुम उसे कमरे में लेकर आए थे तो वह तस्वीर में खो गई थी, इसलिए वह तस्वीर मैंने उसे भेंट कर दी। एक समय था जब मैं दूसरे को प्रिय वस्तु छीन लेने में ही अपनी खुशी समझता था। आज दूसरों की सुख शांति और खुशी के लिए अपना सब कुछ लुटा देना ही मेरा वास्तविक खुशी बन गई है। मुझे मालूम है महाराज, और इसलिए उसने उस तस्वीर को अपनी कोठी के ड्राइंग रूम में बिल्कुल सामने ही सजा रखा है। हर पल में वह आपको बहुत याद करती, वह तुम्हें भी बहुत याद करती है प्रताप। विजयभान सिंह ने एक आह भरकर कहा, और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम उसके पास चले जाओ। बहन को अपने भाई की समीपता अधिक आवश्यक होती है। नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए, मैं यहाँ से कदापि नहीं जाऊंगा, मैं आपका साथ ही रहूंगा। आप मुझे एक मौका और दीजिए। आपके दिल की धड़कन को ढूंढने के लिए मैं आकाश धरती एक कर दूंगा। मालूम नहीं राधा जीवित भी है कि नहीं, कहीं अपने ऊपर हुए जुर्म के कारण उसने आत्महत्या तो नहीं कर ली। उन्होंने एक आह भरी। वह जीवित है, जीवित रहेगी, प्रताप सिंह ने तड़पकर कहा। भगवान इतने निर्दय नहीं जो आपकी अवस्था नहीं समझे। आप यहीं रहें, इसी राजमहल में हमारे राजा बनकर हमेशा ही। हम अवश्य कोई ऐसा रास्ता ढूंढ निकालेंगे जिसके कारण उसका पता लग जाएगा। हम ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देंगे कि उसके दिल में आपके लिए सारी घृणा आपके प्रति प्यार में परिवर्तित हो जाएगी। आप हमारे मालिक हैं, वह हमारी महारानी होगी। भारत स्वतंत्र हो चुका है, परंतु आपके खानदान की रीति कभी नहीं बदलेगी। वही शान, वही शौकत सदा स्थिर रहेगी, ताकि मुझे जीवन भर आपकी सेवा करने का सुअवसर प्राप्त होता रहे। विजयभान सिंह का दिल तड़प उठा। आशाओं के सहारे संसार स्थित है। शायद राधा को पता चल जाए, शायद वह क्षमा कर दे, शायद परिस्थितियां उसके दिल में उनके प्रति प्यार भर दे। प्रताप सिंह ठीक ही कहता है, आशा है तो जीवन है। चौधरी कृपाल सिंह के यहाँ रहते हुए राधा को लगभग 9 मास हो चुका था। भारत की स्वतंत्रता उन पर बिजली बनकर टूटी थी।
सरकार ने कुछ ही दिनों के अंदर उनकी जागीर छीन ली थी, बची कुछ जमीन किसानों में बांट दी थी। उनकी जायदाद का हिसाब केवल एकमात्र लड़की को दृष्टि में रखकर किया गया था। उनके लड़के रखैलों के थे, इसलिए किसी का भी हकदार नहीं बनाया गया। कृपाल सिंह की कमर टूट गई। ले देकर उनके पास अब थोड़ी जमीन थी और अपनी एकमात्र कोठी अपनी शान को तरस रही थी, जिस पर जाने कितने ही ऐसे लोगों की आंखें थी जिनके कृपाल सिंह भारत की स्वतंत्रता से पहले कर्जदार थे। यदि कुछ और पास सरकार से बचा तो उसने कर्ज देने वालों ने हड़प लिया। आजकल वह काफी परेशान थे, परंतु फिर भी उन्होंने आशा का दामन नहीं छोड़ा था। राधा शतरंज के मोहरे के समान उनके हाथ में थी, इसलिए वह बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे और समय अब लगभग आ ही चुका था। इन मोहरों को उन्होंने बहुत संभाल कर रखा था। उन्हें मालूम था कि विजयभान सिंह के पास दौलत का अंबार है, स्वतंत्रता से उस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। वह राधा को चाहते हैं, उनकी खोज में हैं, इसलिए उन्होंने राधा को दिन के समय बाहर कम ही निकलने देते हैं। किसी न किसी बहाने उसके कान इस प्रकार भर दिए कि राधा के दिल में विजयभान सिंह के लिए और भी घृणा बढ़ गई थी। कृपाल सिंह कहते, तुम्हारी खुशी के लिए मैंने प्रयत्न किया था कि विजयभान सिंह तुम्हें अपना ले, परंतु वह स्पष्ट इनकार कर गया। आजकल उसके पास 3 बीवियां हैं, चौथी की तैयारी है। कुछ एक संतानें उसकी इधर उधर पल रही है, जो रंगीलियों के कारण उत्पन्न हुई है। आजकल वह इन संतानों को मरवाने का प्रयत्न कर रहा है ताकि उसकी बदनामी न हो। राधा सुनती तो कान पर अंगुली रख लेती, फूट फूट कर दिल की गहराइयों से उसे कोसती, सोचती कि वह अपने होने वाले बच्चे पर उस निष्ठुर की छाया भी ना पड़ने देगी। भारत स्वतंत्र हो चुका है। यदि समय ने उनका साथ दिया और उनकी संतान किसी योग्य हुई तो वह उसके द्वारा उस पापी विजयभान सिंह को सख्त से सख्त सजा देने में चुनौती अवश्य देगी। कृपाल सिंह तथा उनकी बेटी रुक्मिणी के व्यवहार पर राधा और बाबा कदमों तले झुक जाते थे। उनके लिए यहाँ हर प्रकार की सुविधाएं थी। रुक्मिणी राधा को प्यार से आज्ञा देती कि सख्त वस्तुएं मत उठाओ, भारी चीजें मत उठाओ, सीढ़ियां मत चढ़ो, आदि आदि। रुक्मिणी ने अपने स्वभाव से राधा के दिल के साफ उसके मस्तक का घाव भी भर दिया था। अब केवल निशान ही बाकी था, जिसे राधा जब भी दर्पण में देखती तो एक बार अवश्य ही विजयभान सिंह को कोसती। एक शाम राधा को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। चौधरी कृपाल सिंह उसे अपनी पुरानी कार में लेकर अस्पताल पहुंचे। बाबा को उसके साथ छोड़कर वह वापस चले आए। वहां वह अधिक ठहर कर किसी को अपने ऊपर संदेह का अवसर नहीं देना चाहते। उनके चाल चलन से कौन नहीं परिचित था। राधा जवान लड़की है, सुंदर भी है। यूं उसके पास 3 पत्नियां थी, एक जायज 2 नाजायज। उस रात लगभग 8 बजे राधा के शरीर की पीड़ा बर्दाश्त से बाहर हो गई। ऐसा लगता था कि उसकी जान ही निकल जाएगी। वह फूट फूट कर रो पड़ी। अपनी सिसकियों के मध्य विजयभान सिंह को याद करके कोसती रही, भगवान उसके साथ भी ऐसा ही करे जिसने उसकी ऐसी दुर्दशा कर दी है। बेटी, बाबा उसकी हालात देखकर तड़प उठा। बोला, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। वह दौड़ता हुआ नर्स के पास पहुंचा। एक कुर्सी पर धंसी हुआ उपन्यास पढ़ने में व्यस्त थी। उन्होंने नर्स से पूछा, डॉक्टर साहब कहाँ मिले? इस समय उनकी ड्यूटी ऑफ है। कोई दूसरा डॉक्टर नहीं है यहाँ? नहीं, लेकिन मेरी बच्ची की अवस्था बहुत खराब है। नर्स ने एक पल के लिए चिंता प्रकट की, फिर बोली, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि उसको सुबह 10 बजे तक संतान उत्पन्न होगी। वह तो आप ही जाने, परंतु उसकी अवस्था तो देखिए कैसी तड़प रही है बेचारी। बाबा रो पड़ा। नर्स ने एक बार सोचा, फिर किताब बंद कर दी। बोली, आपकी बच्ची को तो चौधरी कृपाल सिंह लेकर आते हैं। जी हाँ, तो फिर उनसे जाकर डॉक्टर साहब के नाम एक पत्र लिखवा लो। पत्र लेकर डॉक्टर साहब के बंगले पहुंचो। वह पढ़ते ही दौड़े चले आएंगे। चौधरी कृपाल सिंह की लड़की से उनका प्रेम जो चल रहा। ओह, बाबा ने संतोष की सांस ली। अपने निर्बल शरीर के साथ वह कोठी की ओर दौड़ा। ठंडी ठंडी हवाएं वर्षा की अंतिम झड़ी का समाचार दे रही थी। फिर भी उसे पसीना आ गया। कोठी के सूने गेट पर खड़े होकर उसने दम लिया। फिर तेज कदमों से चलता हुआ वह अंदर पहुंचा। अधिक समय न बीतने के कारण लगभग सभी दरवाजे खुले थे। चौधरी कृपाल सिंह के कमरे का दरवाजा वह खटखटाने ही वाला था कि कानों में
विजयभान सिंह का नाम सुनकर वह ठिठक गया। अपने को संभाल कर उसने अपना कान चुपके से दरवाजे से लगा दिया। अब विजयभान सिंह से बदला लेने का समय आ गया है। कृपाल सिंह मानो शराब के नशे में डूबे हुए कह रहे थे, अब राधा के बच्चे को मैं अपनी शतरंज का मोहरा बनाकर उसकी सारी संपत्ति बर्बाद कर दूंगा। सब कुछ मैं हड़प लूंगा। राधा की ली हुई तस्वीरें इस बात की साक्षी होगी कि वह हमारे यहाँ ही रहेगी और बहुत खुशी से रही। जिस दिन बच्चा अपनी माँ का दूध पीछा छोड़ेगा, राधा की मौत हो जाए। क्या आप राधा को मरवा देंगे? यह आवाज रुक्मिणी बाबा के कदम लड़खड़ा गए। उसके वहम और गुमान में भी नहीं था कि बाप बेटी बहुत दिनों से उसके और उसके बच्ची के राधा के विरुद्ध कोई साजिश कर रहे हैं। उसके दिल कांप गया। हाँ, कृपाल सिंह कह रहे थे, फिर हम विजय को इस बात का यकीन दिला देंगे कि यह संतान उसी का है जिसे राधा ने मरते समय तुम्हें सौंप दिया था। बच्चा पैदा होने के बाद भी हम जो तस्वीर खींचेंगे वह उसके लिए बहुत। राधा समझेगी कि हम प्यार और मोहब्बत के कारण यह तस्वीर उसके बच्चे के साथ ले रहे हैं। फिर हम इस बच्चे को पूरा अधिकार तुम्हें सौंप देंगे, क्योंकि राधा के बाद तुम इसकी माँ होगी। राधा को अब तक यह मालूम नहीं है कि सहसा दूसरी ओर से बाबा के कान में किसी कदमों की चाप सुनाई पड़ी तो वह ठिठक गया। आगे की बात नहीं सुन सका, झट वहां से हटकर दूसरी तरफ निकल गया। आगे बढ़ा तो बरामदे में पहुंच गया। सामने से कृपाल सिंह को नाजायज औलादें आ रही थी। वह वहीं खड़े एक खंबे की आड़ में छिप गया। नाजायज संतानों के कदम लड़खड़ा रहे थे। मुंह से देसी शराब की गंध आ रही थी। समीप से गुजरते हुए उसने सुना एक संतान कह रही थी, अब राधा जल्दी से खाली हो जाए तो सबसे पहले मैं उसे अपने साथ रखूंगा। कमबख्त की आंखें क्या है, जैसे जादू की पिटारी। बाबा के पैरों तले धरती सरक गई। यहाँ तो एक से बढ़कर एक लोग हैं। बाप की योजना कुछ है तो बेटों की कुछ। सभी एक अबला की मजबूरी के पूरा का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। उसका मन करता था वह पलट कर वापस भाग जाए, कृपाल सिंह के दरवाजे से कान लगाकर उसकी बातें सुने। आखिर ऐसी क्या बात है जो राधा को नहीं मालूम? शायद यही कि यहाँ के सभी लोग उस पर दृष्टि रखते हैं, उससे लाभ उठाने वाले हैं, उसकी हत्या कर देंगे। हाँ, यही बात कहने वाले थे। और बात हो भी क्या सकती है? बाबा ने आगे बढ़ना उचित नहीं समझा। समय कम है और उससे जो भी कदम उठाना है तुरंत ही उठाना है। फिर जाने क्या मुसीबत आ जाए। वह इस बात का अनुमान लगाने से वंचित रहा कि कृपाल सिंह यह कहना चाहते थे कि राधा को अब तक यह बात मालूम नहीं कि विजयभान सिंह राधा को प्यार करता है। उसके बच्चे की खातिर वह अपनी सारी संपत्ति लुटा देगा। राधा की अंतिम इच्छा को दृष्टि में रखकर रुक्मिणी से विवाह कर लेगा, इत्यादि इत्यादि। ऐसी बात सोचने को उसके लिए प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्न उठता भी कैसे? उसकी दृष्टि में तो विजयभान सिंह जालिम राजा था, जिसने उसकी पोतियों की इज्जत लूट ली थी और बेटे की हत्या करवा दी। कभी कोई ऐसा अवसर ही नहीं पड़ा जिसके कारण वह विजयभान सिंह के पक्ष में कुछ सोचता। हाँफता हुआ वहां से वो वापस लौटा तो उसके कदम पहले से भी तेज चल रहे थे। दोस्तों, ये कहानी इस एपिसोड को यहीं पे 6ठी एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे की एपिसोड हम बहुत जल्द लाने वाले हैं। तो अगर ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जब तक सबको नमस्कार। और अगर आपको कहानी पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में आगे की एपिसोड के लिए यस लिख करके